स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्पेक्ट्रम सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है चंदन शर्मा, योर फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमने सेकेंड कर्नाटिक वॉर तक चीजों को कवर कर लिया एंड वी सॉ दैट हाउ ब्रिटिश अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव गॉट फ्रांस टू सी द ट्रू पोटेंशियल ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटेन को लगातार सेटबैक्स लग रहे थे, राइट। एक के बाद एक सेकंड कर्नाटिक वॉर में इनिशियली सेटबैक लगे थे, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव की चालाकी के चलते सेकंड कर्नाटिक वॉर में ब्रिटेन ने अपना कैंडिडेट कर्नाटक में बिठाने में सक्सेसफुल रहे बेसिकली। ठीक है, एंड हु वाज द कैंडिडेट ऑफ ब्रिटेन? इट वाज मोहम्मद अली। ठीक है, हमने देखा था कि किस तरह से आरकोट को घेर कर रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रांस और चंदा साहिब की फोर्सेस को डाइवर्ट कर दिया। फ्रांस कमजोर हो गया तो त्रिचनोपॉली में फ्रांस फोर्सेस को हरा दिया और उसके बाद चंदा साहिब को भी मरवा दिया गया था। ठीक है, अब यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि रॉबर्ट क्लाइव की इस कैपेबिलिटी के चलते 1757 से लेकर 1760 के बीच उन्हें बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, जहां पर उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके पलासी की लड़ाई जीत ली और अपने एक स्टूजी यानी कि अपने एक पिट्ठू को बंगाल के नवाब की गद्दी पर बिठा दिया। ये पिट्ठू उनका कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर के नवाब बनने के बाद बंगाल के जो बहुत सारे सोर्सेस थे, रिसोर्सेस थे, वो रॉबर्ट क्लाइव के चरणों में उन्होंने डाल दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उन रिसोर्सेज का एक्सेस मिल गया और कंपनी के पास काफी सारा पैसा आ गया, जिस पैसे को वो कर्नाटक की लड़ाइयों में फंड करके यूज करके फ्रांस को डिफीट कर सकते थे। कॉन्सिक्वेंटली इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम नाउ आफ्टर 1757 जब अंग्रेज एक बार फिर से एक मौका देखेंगे फ्रांस के साथ लड़ने का। सो ये मौका एक्चुअली फ्रांस ने खुद ही दे दिया जब ऑस्ट्रिया के अंदर 7 ईयर वॉर स्टार्ट होती है। अब इसकी डिस्कशन आज हमने करनी है और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन लेक्चर्स के पीडीएफ्स एक्सेस करना चाहते हैं तो आप CS लाइव ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम एंड टू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम you can scan this particular QR code. hello.chandan sharma is the name of my Instagram handle. ठीक है, टेलीग्राम पे आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, the name of the group is CS Live and by scanning this particular QR code as well you can reach this group। और ये PDFs जितने लेक्चर्स होते हैं हर लेक्चर के नीचे ये PDF मैं अटैच कर देता हूँ। करंट अफेयर्स के भी काफी सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, सो स्टे कनेक्टेड विद दैट एज वेल। अब कहानी को आगे बढ़ाते हुए लेट अस ट्राई टू सी कि यहाँ पर थर्ड कर्नाटिक वॉर में क्या क्या चीजें हुई। थर्ड कर्नाटिक वॉर के पीछे भी वही रीजन था, सिमिलर रीजन था जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में हमने देखा। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर वाज एन इको ऑफ स्कर्मिशेस दैट वर गोइंग ऑन इन यूरोप। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुई थी जिसमें आर्क डचेस ऑफ ऑस्ट्रिया मरिया थरीसा को अपनी गद्दी संभालने की जरूरत थी। इसमें प्रूशिया ने ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक किया था और सिलेसिया नाम की एक टेरिटरी को एक्वायर कर लिया था। प्रूशिया का समर्थन फ्रांस ने किया था और ब्रिटेन ने मरिया थरीसा यानी कि ऑस्ट्रिया को सपोर्ट किया था। एज अ रिजल्ट फर्स्ट वॉर जो हुई थी ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन और फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में दोनों ब्रिटिश और फ्रांस ऑपोजिट कैंप्स को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन कुछ सालों के बाद ऑस्ट्रिया इस बात से खुश नहीं है कि सिलेसिया जो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी थी वो प्रूशिया से वापस जीतने में ब्रिटेन ने उनका इतना साथ नहीं दिया और अपनी टेरिटरीज इनफैक्ट जैसे कि मद्रास उसे फ्रांस से वापस ले लिया। ऐसे में ऑस्ट्रिया डिसाइड करता है कि अब मैं फ्रांस के साथ समर्थन लूंगा, उनके साथ बेसिकली अलायंस बनाऊंगा एंड वापस लाने की कोशिश करूंगा। एंड मीनवाइल प्रूशिया और ब्रिटेन में अलायंस हो जाती है एंड कॉन्सिक्वेंटली फ्रांस और ब्रिटेन साइड्स बदल लेते हैं, लेकिन एक बार फिर ये ऑपोजिट कैंप्स में है। यूरोप में चल रहे इस घमासान का नतीजा हमें भारत में भी देखने को मिलता है जब फ्रेंच फोर्सेस ये डिसाइड करती हैं कि अपनी पोजीशन को भारत में ना केवल हमने स्ट्रांग करना है बल्कि ब्रिटेन जो यूरोप में इस वक्त उलझा हुआ है उसको वीक करने के लिए इंडिया में उसकी कई पोजीशंस को हम एक्वायर कर सकते हैं। यहां पर फ्रेंच फोर्सेस ये भी जान रही थी कि पलासी की लड़ाई के बाद एक बहुत रिच प्रोविंस अंग्रेजों के कदमों में आ चुका है, राइट। तो कॉन्सिक्वेंटली वो डिसाइड करते हैं कि कर्नाटक में अपना पूरा जोर लगा के यहां की टेरिटरी हमने अपने पिट्ठू बिठाने बेसिकली। कॉन्सिक्वेंटली अपने एक बहुत एबल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर काउंट डी लाली, ठीक है, इन्हें एबल एडमिनिस्ट्रेटर और एबल मिलिट्री जनरल माना जाता था बाय फ्रेंच गवर्नमेंट। तो ये 1758 में इनको भेज देते हैं भारत में और इनकी लीडरशिप के अंडर अंग्रेजों के एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट विच इज कॉल्ड एज फोर्ट सेंट डेविड यहां पर अटैक हो जाता है। फोर्ट सेंट डेविड चेन्नई से 160 किलोमीटर दूर है और एक नदी के किनारे के पास है। द नदी इज कॉल्ड एज रिवर गदिलम।
गदिलम नदी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, इसी के पास फोर्ट सेंट डेविड है और इसकी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है जो कि आपके एग्जाम में काफी काम आ सकती है। हिस्ट्री कुछ इस प्रकार से है कि इनिशियली ये फोर्ट की जो कंस्ट्रक्शन हुई थी ये अंग्रेजों ने नहीं की थी। फोर्ट सेंट जॉर्ज ऑफ मद्रास या चेन्नई एंड फोर्ट विलियम ऑफ वेस्ट बंगाल यानी कि कैलकाटा, वहां पर हम क्लियरली देखते हैं कि अंग्रेजों ने इस फोर्ट को बिल्ड किया और उसका कंट्रोल हासिल किया। लेकिन फोर्ट सेंट डेविड इनिशियली ये जगह जो थी इसको देवनमपट्टनम कहा जाता था और यहां पर एक किला बनाने का नतीजा या किला बनाने का फैसला डच ट्रेडर्स ने किया था। डच ट्रेडर्स बे ऑफ बंगाल से होने वाले व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा चाहते थे, तो ईस्टर्न कोस्ट में गदिलम नदी के पास उन्होंने डिसाइड किया कि यहां हम कुछ गोदाम बना सकते हैं और यहां एक पोर्ट बना सकते हैं, एक पोर्ट टाउन छोटा सा बन सकता है जो हमारे कंट्रोल में होगा एंड कॉन्सिक्वेंटली दे वांटेड टू बिल्ड अ फोर्ट हियर। इसकी परमिशन लेने के लिए उन्होंने यहां के लोकल रूलर ऑफ नायका डायनेस्टी कृष्णप्पा नायक से परमिशन ली, जो परमिशन उन्हें 1608 में मिल गई। राइट। परमिशन मिलने के बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी, लेकिन क्योंकि पुर्तगालियों का पलड़ा इधर थोड़ा भारी था तो उन्होंने लोकल रूलर को इन्फ्लुएंस करके इस कंस्ट्रक्शन को रुकवा दिया। उसके बाद कृष्णप्पा नायक ने इस पोर्ट का, ठीक है, और देवपट्टनम पोर्ट टाउन का कंट्रोल अपने पास ही रखा और टाइम टू टाइम ट्रेडर्स, कुछ ट्रेडर्स को वो कंट्रोल दे देते थे जो भी हाईएस्ट बिड देता था उन्हें, ठीक है, कुछ पैसों के बदले ये पोर्ट का एक्सेस उन्हें मिल जाता था। इसके कुछ साल बाद गिंजी को मराठास ने ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है, साउथ में देयर इज अ टेरिटरी गिंजी, वहीं पर लोकल राजा जो थे वो नायका डायनेस्टी रूल कर रही थी और कृष्णप्पा नायक ये लोकल राजा थे जिनसे डच ने परमिशन लेकर यहां पर फोर्ट बनाने की कोशिश की। पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाया पुर्तगालियों के हस्तक्षेप के कारण, और उसके बाद क्या होता है कि मराठास गिंजी को एक्वायर कर लेते हैं, ये टेरिटरी अब मराठास के अंडर है और मराठास डिसाइड करते हैं कि इस पोर्ट को लेटस ऑक्शन। ऑक्शन में क्या होता है कि 1690 में एक बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मद्रास के गवर्नर हैं जिनका नाम है एलिहू येल, एलिहू ELIHU YALE, एलिहू येल, ये फोर्ट सेंट डेविड को हाईएस्ट बिड के साथ एक्वायर कर लेते हैं एंड दे डिफीट डच एंड फ्रेंच इन दिस पर्टिकुलर बिड। एक्वायर करने के बाद फोर्ट सेंट डेविड के जो गवर्नर हैं वो होते हैं जेम्स मैक्रे, MACRAE, जेम्स मैक्रे को गवर्नर बना दिया जाता है। एंड जिस रॉबर्ट क्लाइव के जलवों को हमने पिछले लेक्चर में देखा था, वो रॉबर्ट क्लाइव भी फोर्ट सेंट डेविड का चार्ज उन्हें भी मिलता है इन द ईयर 1756। नाउ व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस, बिकॉज दोस्तों 2007 में एक क्वेश्चन आ रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। हालांकि इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, हमने देखा कि किस तरह से फोर्ट सेंट जॉर्ज सबसे पहले साउथ में बनाया गया, उसके बाद फोर्ट विलियम डेवलप हुआ, ठीक है, फिर फोर्ट डेविड यहां पर बना, ठीक है। यहां पर ऑप्शन में एक और है, फोर्ट सेंट एंजेलो, ठीक है। फोर्ट सेंट एंजेलो की कहानी बस इतनी है कि ये 1505 में बनाया गया था बाय एल्मीडा, ठीक है। सिंपली आप एल्मीडा याद रखिएगा, पोर्चुगीज का गवर्नर जनरल, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पोर्चुगीज एस्टाडो दा इंडिया। तो 1505 में उन्होंने फोर्ट सेंट एंजेलो बनाया था 1505 के अंदर, ठीक है। विलियम और जॉर्ज को हमने देख लिया, और फोर्ट सेंट डेविड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्ड कर्नाटिक वॉर में इसके ऊपर अटैक जो हुआ वहीं से कहानी सारी की सारी स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहां पर जो फोर्ट सेंट एंजेलो वाज द थर्ड फोर्ट, और इसका जो आंसर है, ठीक है, द आंसर यू पीपल नो, कमेंट सेक्शन में इसको जरूर आप मेंशन कीजिएगा, ठीक है। अब इसी तरह से दोस्तों अगर आप चीजों को पढ़कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ लिंक बनाते हुए पढ़ना चाहते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपना पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं, जहां पर प्रीलिम्स के एमसीक्यूज के साथ साथ आपकी मेंस की भी तैयारी हो और आपको पता रहे कि जो भी चीजें आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं एग्जाम में वो किस तरह से रेलिवेंट रहेंगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो देयर शुड बी अ मेंटर फॉर यू जो आपको सही डायरेक्शन बता सके, सही टाइम टेबल और सही रूटीन सेट करने में हेल्प कर सके। तो उसके लिए मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगी कि आप स्टडी IQ के प्रतिज्ञा प्लस बैच में एनरोल जरूर करें। इस बैच में एनरोल करने के कई फायदे हैं, जैसे कि अगर आप CS लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट इस बैच के ऊपर मिल जाएगा, और जितना भी पेमेंट आप करते हैं टू एनरोल इन दिस बैच, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो ये सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। इसी के साथ साथ एनरोलमेंट करने के बाद से लेकर प्रीलिम्स तक आपके कुछ वीकली टेस्ट होते हैं जिसमें जो भी एक हफ्ते में हम पढ़ते हैं उसकी रिवीजन होती है। तो अगर आप उन वीकली टेस्ट में रैंक 1 लेके आते हैं तो आपको 11,000 रुपए मिलते हैं। आप डिपेंड करता है कि आप कौन सा टारगेट ईयर है आपका। अगर 2025 टारगेट ईयर है तो आपके 34 वीकली टेस्ट मौजूद हैं, और अगर आपका 2026 टारगेट ईयर है तो बैच 16 सितंबर को स्टार्ट हो चुका है,
ठीक है, 16 सितंबर को 2026 का यूपीएससी की तैयारी करने के लिए प्रतिज्ञा प्लस बैच स्टार्ट हो चुका है और इसमें पहले संडे से आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे एंड टोटल 88 टेस्ट में आप 11,000 रुपीज जीत सकते हैं। सो टोटल अमाउंट आपका 9 लाख से भी ऊपर यहां पर बन सकता है इफ यू मेंटेन द कंसिस्टेंसी एंड इफ यू कीप ऑन स्कोरिंग रियली गुड मार्क्स, राइट। सो काफी फायदे हैं इसके एंड सिलेक्शन बॉक्स आपको मिलता है जिसमें 18 बुक्स एंड कुछ और वैल्यू एडेड मटेरियल रहता है, ठीक है। वैलिडिटी की जहां तक मैं बात करूं तो देखो 2026 बैच CS लाइव कोड यूज करके आपको 29,000 का मिलेगा। 36 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी है तो इफेक्टिवली पर मंथ यू आर ओनली पेइंग 800 रुपीज, राइट। वाइल 2027 बैच जो है इसकी 48 मंथ्स की वैलिडिटी है एंड यू हैव टू पे 35,000 रुपीज फॉर दिस एंड पर मंथ वैलिडिटी इसकी 729 है क्योंकि लंबा समय के लिए ये आपके पास वैलिड रहेगा, ठीक है। और 2 अटेम्प्ट दोनों बैचेस में आपके कवर हो रहे हैं। इवन 2027 बैच जो है उनका 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको सारी पढ़ाई करवाई जाएगी। ये सारे फीचर्स इसमें हैं जो आप पीडीएफ में भी आप देख सकते हैं एंड इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है आपकी तो 7710678413 यहां पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सेकेंड कार्नेटिक वॉर में क्या होता है कि फ्रांस को फोर्ट सेंट डेविड की जीत के बाद एकदम से एक के बाद एक सेटबैक लगने स्टार्ट हो जाते हैं जिसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि काउंट डी लाली की मिसकैलकुलेशन हुई थी। जब काउंट डी लाली ने अटैक इनिशिएट किया तो उस टाइम पर फ्रांस की बहुत ज्यादा नेवी मौजूद नहीं थी भारत में, लेकिन काउंट डी लाली ने कहा और उसने ये सोचा कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की तरह लड़ाई शुरू करते हैं, उसके बाद हमारी फोर्सेस धीरे धीरे यहां तक आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। मॉरिशस से हमारी फोर्सेस यहां पर आ जाएंगी एंड हमारा पलड़ा भारी ही रहेगा, बट वी कैन नॉट लेट ब्रिटिश इनिशिएट द अटैक, ठीक है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने के चक्कर में जल्दबाजी कर दी लेकिन नेवल सपोर्ट टाइमली पहुंच नहीं पाई और सेटबैक्स लगने स्टार्ट हो गए। इसी के साथ साथ फ्रांस को फंड्स की भी शॉर्टेज होने स्टार्ट हो गई। फ्रेंच गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिसोर्सेज यूरोप में इन्वेस्ट कर रखे थे और यूरोप की तरफ डाइवर्ट कर रखे थे, तो भारत में चल रही लड़ाई के लिए आर्म्स एंड एम्यूनिशन और फंड्स इनकी कमी हो रही थी। इसी के साथ साथ काउंट दी लाली का जो बिहेवियर था वो बहुत ही डिक्टेटोरियल था, ठीक है। लाली नाम है इसका तो इसके चेहरे पर भी गुस्से से हमेशा लाल रहता था, तो कॉन्सिक्वेंटली जब सोल्जर्स को वो बहुत टूट टूट कर पड़ता था ये, ठीक है, बहुत ज्यादा डांटता था, डिमीन करता था, तो उनसे सोल्जर्स का मोरल डाउन होता था एंड such soldiers who are not willing to fight the war, they cannot win the war, right? So consequently this also became a reason behind defeat of French at the hands of British forces, right? इसी के साथ साथ जब काउंट डी लाली को सेटबैक्स फेस हो रहे थे तो उसने सबसे बड़ी गलती की, उसने कहा कि मार्कस बस्सी हैदराबाद में बैठा है, व्हाई इज ही चिलिंग एट हैदराबाद, ही शुड बी हियर विद मी, फाइट शोल्डर टू काउंटर ब्रिटिश। तो मार्कस दी बस्सी को जब इसने हैदराबाद से बुला लिया अपने साथ लड़ने के लिए, हैदराबाद में फ्रेंच प्रेजेंस डिमिनिश हो गई। सलाबत जंग वहां के नवाब थे, निजाम थे बेसिकली, और वो फ्रेंच स्टूजी थे, लेकिन सलाबत जंग को भी पता था कि फ्रांस कोई बहुत दूध का धुला नहीं है और अपनी पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए इसे उस यूरोपियन पावर का साथ लेना चाहिए जो ज्यादा स्ट्रांग है। और उनको कौन सी यूरोपियन पावर नजर आ रही थी? रॉबर्ट क्लाइव के इंट्रीग्स के बाद सलाबत जंग भी देख सकता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी ज्यादा पावरफुल है, तो इनकी तरफ हो जाओ। कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ कि जैसे ही मार्कस बस्सी ने हैदराबाद को छोड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ने सलाबत जंग को कंपेल किया, परसुएड किया कि वो उनके साथ एक फ्रेंडली ट्रीटी साइन कर दें। आप हम पर अटैक नहीं करेंगे, हम आप पर अटैक नहीं करेंगे, एंड आपने फ्रांस को ये जो यू नो 4 रिच प्रोविंसेस दे रखे हैं, ठीक है, नॉर्दर्न सरकार का रीजन दे रखा है फ्रांस को ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, इसमें से राजमुंदरी हमें दे दीजिए और मसूलीपट्टनम का जो मार्केट टाउन है ये भी आपने फ्रेंच को दे दिया था, ये भी हमें प्रोवाइड कर दीजिए। तो मसूलीपट्टनम और राजमुंदरी का कंट्रोल, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, मसूलीपट्टनम, ठीक है, या मसूलीपट्टनम भी इसको कहते हैं, और राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी, इन 2 एरियाज का कंट्रोल इंग्लिश ने अपने हाथों में ले लिया और हैदराबाद में फ्रेंच का जो स्टूजी था वो अब अंग्रेजों की साइड चला गया है, राइट। और फ्रांस में इनकॉम्पिटेंट कमांडर्स थे तो वो कुछ कर ही नहीं पाए, राइट, एंड कॉन्सिक्वेंटली फ्रेंच को एक के बाद एक सेटबैक लगना स्टार्ट हो गया है। इसमें सबसे डिसाइसिव बैटल जो फ्रेंच ने फेस की, इट वाज बैटल ऑफ वैंडी वॉश ऑफ 1760।
1760 में बैटल ऑफ वेंडिवॉश होती है ड्यूरिंग थर्ड कार्नेटिक वॉर, जिसमें फ्रांस पूरी तरह से खत्म हो जाता है भारत में। ठीक है, इसकी कुछ ही टेरिटरीज अब रहेंगी एंड इट कैन नेवर स्टैंड अप अगेंस्ट इंडिया एवर, अगेंस्ट ब्रिटिश इन इंडिया एवर अगेन। राइट, सो यहां पर क्या होता है कि बैटल ऑफ वेंडिवॉश, जिसे बैटल ऑफ वंदवासी भी कहते हैं, तो ये होती है बिटवीन काउंट दी लाली एंड इंग्लिश की साइड से जनरल आयर कूट सेना को लीड करते हैं। राइट, इसमें फ्रांस को डिफीट तो होती ही है, इसी के साथ साथ फोर्ट सेंट डेविड को भी छुड़ा लिया जाता है। मार्कस बसी, जो ड्यूप्लेक्स का सबसे एबल ऑफिसर था, जिसे हैदराबाद से काउंट दी लाली ने रिकॉल किया था, उसे प्रिजनर के तौर पर ले लिया जाता है। इसके बाद फ्रांस की फोर्सेस का पीछा करते करते उनकी कैपिटल तक उन्हें चेस किया जाता है। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? पौंडीचेरी। पौंडीचेरी तक उनको चेस किया जाता है और पौंडीचेरी को कैप्चर कर लिया जाता है बाय इंग्लिश फोर्सेस। इसमें फ्रांस और उनके एलाइज नवाब ऑफ मैसूर हैदर अली आपस में कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं एंड हैदर अली अपनी सेना भेजता भी है फॉर द रेस्क्यू ऑफ फ्रेंच फोर्सेस, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन फ्रेंच एंड नवाब हैदर अली की आर्मी बिना कोई लड़ाई लड़े उसे वापस आना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी कहते हैं ना, जब वक्त खराब होता है तो कोई भी चीज सही नहीं बैठती, तो यहां पर वही चीज हुई। फाइनली फ्रेंच को पौंडीचेरी कैपिटल जब उनकी घेर ली गई थी, ठीक है, और उनको पता था कि अब सरेंडर ही करना पड़ेगा, तो जनवरी 1761 में फ्रेंच ने भारत में पौंडीचेरी में घुटने टेक दिए। ठीक है, अब ब्रिटिश उनके कंट्रोल में काफी सारी टेरिटरीज आ गई और बहुत बड़ा सेटबैक लगा। राइट, फ्रांस को बहुत बड़ा सेटबैक लगा, लेकिन यूरोप में लड़ाई अभी भी चल रही थी। एंड 1763 में फाइनली यूरोपियन पावर्स डिसाइड करती हैं दैट लेट्स कम टुगेदर, लेट्स साइन अ ट्रीटी एंड लेट्स एंड द वॉर। तो 1763 में जब 7 ईयर वॉर का अंत होता है, उसी टाइम पे भारत में थर्ड कार्नेटिक वॉर का भी अंत ऑफिशियली माना जाता है। हालांकि 1761 के बाद फ्रांस में इसके बाद फ्रांस में हिम्मत ही नहीं थी कि ब्रिटिश का कुछ सामना कर सके, लेकिन फिर भी स्कर्मिशेस चलती जा रही थी। फ्रांस कोशिश जरूर करता था कि अपनी खोई हुई टेरिटरी वापस हासिल कर सके, लेकिन 1763 की पेरिस पीस ट्रीटी ने हर चीज पर एक तरीके से कर्टन ड्रॉप कर दिया, 7 ईयर वॉर पर भी और थर्ड कर्नाटिक वॉर पर भी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 1763 में 7 ईयर वॉर खत्म हो जाती है। ठीक है, उनकी नेगोशिएशंस यूरोप में चलती हैं, ये आपके सिलेबस का इतना पार्ट नहीं है, सो नो नीड टू गो इनटू टू मच निटी-ग्रिटीज। भारत में इसका क्या असर होता है कि इसमें पौंडीचेरी और फ्रांस की कुछ सेटलमेंट्स ये फ्रेंच को वापस कर दी जाती है, बट उससे प्रॉमिस लिया जाता है कि आप इसको दोबारा फोर्टिफाई कभी नहीं करेंगे। राइट, सो फ्रांस विल नेवर फोर्टिफाई दीज एस्टैब्लिशमेंट्स एंड फ्रांस जो है ब्रिटिश की सुपरमेसी को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड नाउ द रोड इज क्लियर फॉर ब्रिटेन टू कॉलोनाइज एंटायर रिमेनिंग इंडिया, वन किंगडम एट अ टाइम। ठीक है, तो यहां पर थर्ड कर्नाटिक वॉर खत्म हो जाती है इन 1763 विद पीस ऑफ पेरिस ट्रीटी। ठीक है, एंड यहां पर द कर्टन्स ड्रॉप ऑन द फ्रेंच। राइट, अब कुछ क्वेश्चंस दोस्तों हमें करने हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको थोड़ा सा मेन रीजंस मैं बता दूं फ्रांस क्यों डिफीट हुआ। Why did France got defeated? इसमें सबसे पहला रीजन ये है कि फ्रांस की कंपनी पर, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का काफी ज्यादा कंट्रोल था, गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी थी ये, जबकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इट वाज प्राइवेटली ओन्ड कंपनी। सो कॉन्सिक्वेंटली क्या था कि गवर्नमेंट के, क्योंकि ज्यादातर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फंड्स थे, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे दे वर नेवर इंटरेस्टेड इन ऑगमेंटिंग द फाइनेंसेस ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इसलिए ट्रेड से और प्रॉफिटेबल ट्रेड से इनका ध्यान हट जाता था। और क्योंकि अंग्रेजों का ऐसा नहीं था, तो अंग्रेज अगर कुछ लड़ते भी थे तो वो यही सोच के लड़ते थे कि ट्रेड में मुनाफा होना चाहिए। और कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे वो ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचते थे। फ्रांस में क्योंकि सरकारी कंपनी थी, इसलिए इसकी ग्रोथ के बारे में कोई सोचता नहीं था। सीट्स ऑफ पावर की जहां तक बात है, तो ब्रिटिश जो थे वो बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लेस थे, स्पेशली आफ्टर बैटल ऑफ पलासी 1757। 1757 पलासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों की बंगाल में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो गई। ठीक है, एंड यू कैन से दैट पलासी की लड़ाई भी एक कारण बनी थर्ड कर्नाटिक वॉर में फ्रेंच डिफीट का, क्योंकि लड़ाई के बाद अंग्रेजों के पास बंगाल के बहुत सारे रिसोर्सेज का एक्सेस मिल गया था थ्रू मीर जाफर। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली फ्रेंच जो थे दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू पौंडीचेरी, मेनली पौंडीचेरी ही उनकी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी। लेकिन अंग्रेजों की मद्रास एज वेल एज बंगाल, इन दोनों में जो कोऑर्डिनेशन थी उसने फ्रांस को साउथ में हरा दिया। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने अच्छी पोजीशन अपनी बना ली थी, तो अगर कोई भी दिक्कत आती थी ब्रिटिश नेवी
बंगाल से मद्रास की तरफ कूच करती थी और वहां पर किसी भी तरह के थ्रेट को एलिमिनेट कर देती थी, जबकि फ्रांस जो थे वो सिर्फ पौंडीचेरी में ही ज्यादा एक्टिव थे और इनकी जो दूसरी नेवल प्रेजेंस थी इट वाज अ लिटिल फार इन मॉरिशियस, और वहां से कई बार हेल्प आई नहीं, जैसा हमने थर्ड कर्नाटिक वॉर में देखा भी। नेवल स्ट्रेंथ की जहां तक बात करें तो फ्रेंच की नेवल स्ट्रेंथ कम थी, अंग्रेजों की नेवल स्ट्रेंथ हिस्टोरिकली बहुत स्ट्रांग रही है और कर्नाटिक वॉर्स में भी इसी ने अंग्रेजों का पलड़ा भी भारी रखा। ठीक है, अंग्रेजों ने ये कभी नहीं भूला कि वो प्राइमरीली ट्रेडिंग बॉडी है, कुछ भी उन्होंने कॉन्क्वेस्ट करना है, कुछ भी लड़ाई करनी है तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फाइनेंसेस को देखना है। फ्रांस को पता था कि जी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, हम लड़ाई शुरू करते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट कर ही देगी, लेकिन इसमें क्या होता था कि कई बार गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती थी। रीजन भी कि गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस वॉज इन द हैंड्स ऑफ अरिस्टोक्रेट्स। ठीक है, ये लैंडेड क्लास होती है फ्रांस की, इन्हें ओवरसी ट्रेड में और ओवरसी कॉलोनीज में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, राइट। इन्हें अपने यूरोप के अंदर ही जो अपनी सत्ता है और यूरोप में लैंड से आने वाला जो इनको रेवेन्यू है उसमें इनका ज्यादा इंटरेस्ट था। व्हाइल ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश जो थे दे वर रूल्ड बाय लिमिटेड ओलिगार्कीज। ठीक है, ओलिगार्कीज क्या होता है ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ट्राई टू फाइंड इट आउट, अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ब्रिटेन जो था वो एक लिमिटेड ओलिगार्की द्वारा रूल किया जा रहा था, जो कि चाहते थे कि हमारा ओवरसी प्रेजेंस भी हो ताकि ट्रेड बढ़े, उस ट्रेड से ही हम सरकार को भी टैक्सेस और सपोर्ट कर सकेंगे तो किंगडम बढ़ेगा एंड द सन विल नेवर सेट ऑन ब्रिटिश एम्पायर। राइट, ये सिचुएशन थी। ठीक है, तो कॉन्क्वेस्ट को किया लेकिन कॉमर्स को कभी नहीं भूले, लेकिन फ्रांस ने हमेशा उनका एटीट्यूड ही अलग था, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ही अलग था, जिसकी वजह से उनको सेटबैक्स फेस करने पड़े। पर्सनल इनकॉम्पिटेंस भी बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, जैसे अगर ड्यूप्लेक्स की बात करें तो ड्यूप्लेक्स ने भी, हालांकि इसने सेकेंड कार्नेटिक वॉर में इनिशियली तो काफी एडवांसेस कर लिए थे, राइट, बट आफ्टर रॉबर्ट क्लाइव, आफ्टर द एंट्री ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, ड्यूप्लेक्स आर्मी को सही से मैनेज नहीं कर पाया। ठीक है, और इन स्पाइट ऑफ दैट ड्यूप्लेक्स इकलौता ऐसा मेजर मिलिट्री कमांडर था जो ढंग का था, एफिशिएंट कमांडर था, लेकिन उसके बाद काउंट डी लाली का आपने देखा ही है कि पर्सनली ही वाज इनकॉम्पिटेंट। ठीक है, रूड बिहेवियर था, फोर्सेस का मोराल डाउन किया, राइट, प्रीमेच्योर अटैक कर दिया, राइट। सो इन सारी चीजों की वजह से ड्यूप्लेक्स अकेला थोड़ा वर्दी कमांडर था, बाकी सारे जो थे निकम्मे थे। ठीक है, और मार्कस द बस्सी वाज आल्सो एन एबल एजेंट, बट उसको काउंट दी लाली ने अपने पास फोर्ट सेंट डेविड की लड़ाई के टाइम पर बुला लिया था, वैंडी वॉश की लड़ाई के टाइम पर बुला लिया था। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बहुत चालाक था और उसने जो बंगाल में जलवे दिखाए और सेकंड कार्नाटिक वॉर में जलवे दिखाए, इसने अंग्रेजों को काफी ज्यादा एक एडेड एडवांटेज दी। ठीक है, इन रीजंस की वजह से अल्टीमेटली ब्रिटिश हैज टर्न्ड सुप्रीम और अब ये भारत में बाकी सारे राज रजवाड़ों को डिफीट करके इसको कॉलोनाइज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं कोई, लेट अस सी के कितने क्वेश्चंस आज आप ठीक कर पाते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, 2005 में ये पहले पूछा भी जा चुका है, कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में, राइट। तो आपको क्या है कि 3 बैटल्स दी गई हैं, इन 3 बैटल्स को आपने क्या करना है, यू हैव टू अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट। तो बैटल ऑफ वैंडी वॉश है, जिसे बैटल ऑफ वंदवासी भी कहते हैं, बैटल ऑफ बक्सर है, बैटल ऑफ अंबुर है एंड बैटल ऑफ पलासी है। ठीक है, तो हमें पता है पलासी जो है वो 1757 में लड़ी गई थी। अंबूर की लड़ाई ये हमने सेकेंड कर्नाटिक वॉर के टाइम पर पढ़ी थी, जब जो ट्रिपल अलायंस थी फ्रांस, चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग की, इन्होंने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को इस अंबूर की लड़ाई में डिफीट कर दिया था इन द ईयर 1749। ठीक है, बक्सर की लड़ाई आगे होगी अगले लेक्चर में 1764 में, एंड वंदवासी की लड़ाई कब होती है, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा इन द ईयर 1760। सो सबसे पहले हमारा पलासी आए, पलासी नहीं, सबसे पहले अंबूर, अंबूर के बाद पलासी, पलासी के बाद वंदवासी या वैंडी वॉश, उसके बाद बक्सर। तो बी ऑप्शन हमारी इस हिसाब से करेक्ट बनती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपका ये आंसर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द कॉजेस फॉर फेलियर ऑफ फ्रेंच इन एस्टैब्लिशिंग पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिया। भारत के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश करने में नीचे लिखे गए जो फैक्टर्स हैं उनमें से कौन से फैक्टर्स ने फ्रांस के फेलियर के पीछे एक कारण बना। पहला फैक्टर है इंग्लिश नेवी वॉज सुपीरियर टू दैट ऑफ फ्रेंच नेवी, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्रेंच ऑफिसर्स लैक्ड कोऑर्डिनेशन, ये भी ट्रू है। ड्यूप्लेक्स
ठीक है। ड्यूप्लेक्स में भी कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम थी, काउंट डी लाली के टाइम पर भी थी। काउंट डी लाली ने तो कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की अति पार कर दी थी, ये भी ट्रू है। इन यूरोप द पोजीशन ऑफ इंग्लैंड वाज मच स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ फ्रांस, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये भी ट्रू है। इसके पीछे क्या रीजन था कि बेसिकली अगर आप यूरोप के मैप को देखेंगे तो उसमें जो ब्रिटेन था वो मेनलैंड यूरोप से थोड़ा हटके था, ठीक है। फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में एक वाटर बॉडी आती है, दे आर सेपरेटेड बाय एन इंग्लिश चैनल, ठीक है। इंग्लिश चैनल उसको सेपरेट करता है। तो यूरोप के आंतरिक मामलों में और यूरोप के इंटरनल फ्यूड्स और लड़ाइयों के पीछे फ्रांस ज्यादा भागता था, राइट, जबकि ब्रिटेन इन भसड़ से दूर रहता था। इसी वजह से फ्रांस में आगे जाके फ्रेंच रेवोल्यूशन भी होगी, क्योंकि लड़ाइयां लड़ती जा रही है इसकी सरकार, लेकिन टैक्सेस कहीं से नहीं आ रहे, देयर इज नो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ रेवेन्यू, राइट। तो फ्रांस की पोजीशन कॉन्सिक्वेंटली यूरोप में काफी वीक थी। अंग्रेज, इंग्लैंड, इंग्लिश, ब्रिटिश ये काफी स्ट्रांग थी। फ्रेंच कंपनी जो थी इट लैक्ड गवर्नमेंट सपोर्ट, ये बताओ ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी was controlled by government, but is it same as saying that it had government support as well? गवर्नमेंट द्वारा ओन होना और गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, भारत में बीएसएनएल, एग्जांपल के लिए सिर्फ दे रहा हूं, हाइपोथेटिकल केस है। भारत में बीएसएनएल एक कंपनी है ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, राइट। और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में और भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जैसे कि जियो, एयरटेल, भारती एयरटेल, ठीक है। एयरटेल नहीं, एयरटेल है, भारती एयरटेल। और इसमें बीएसएनएल गवर्नमेंट ओन होना और बीएसएनएल को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना टू चैलेंज दिस जियो एंड एयरटेल, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट जरूर था फ्रांस की कंपनी को, लेकिन क्योंकि फ्रेंच गवर्नमेंट वाज रूल्ड एंड वाज डोमिनेटेड बाय एरिस्टोक्रेट्स, दे वर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट ओवरसी ट्रेड एंड द बेनिफिट्स कमिंग आउट ऑफ इट। सो कॉन्सिक्वेंटली फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को जो सपोर्ट होना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ फंड्स, इन टर्म्स ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, वो उतना नहीं था। जबकि अंग्रेजों में सरकार का सपोर्ट तो था ही, इसी के साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी ये नहीं बोली कि मुझे अपने प्रॉफिट्स का ध्यान रखना है। तो बंगाल में जब उनको फंड्स मिले, रिसोर्सेज मिले, तभी उन्होंने कहा कि हाँ अब सही टाइम है थर्ड कार्नाटिक वॉर लड़ने का, अदरवाइज ये खुद ही युद्ध विराम कर देते थे, ठीक है। तो ये भी कारण बनेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन, आंसर इज डी टू दिस प्रीवियस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ फर्स्ट कार्नाटिक वॉर, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन इन यूरोप? वीडियो के कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन इन यूरोप के ईयर्स क्या थे, ठीक है। व्हेन डिड इट स्टार्ट, व्हेन डिड इट एंड, which things start the Austrian War of Succession and what was the name of the treaty that ended Austrian War of Succession, ठीक है। बड़ी प्यारा सा नाम है, ठीक है, चप्पल जैसा नाम है उस ट्रीटी का जिसने ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन को एंड किया, ठीक है। क्या ये कारण था? बिल्कुल था जी। एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनीज इन अमेरिका बाय फ्रेंच एंड इंग्लिश, ये भी कारण था। एक दूसरे की कॉलोनियल एक्सपेंशन जो यूएस में हो रही थी उसकी वजह से भी ये चिढ़ते थे एक दूसरे से, राइट। ये एक दूसरे से चिढ़ते थे, राइट। अमेरिका में जो कॉलोनीज हो रही थी उससे भी चिढ़ते थे, इसलिए उसका कहीं ना कहीं असर भारत में भी देखने को मिला कि आपस में इन्होंने यहां भी फ्रस्ट्रेशन निकाली, ये भी ट्रू है। कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड, ये भी ट्रू है। दोनों ही चाहते थे कि इंडिया के ट्रेड के ऊपर हमारा कंट्रोल बने, इसलिए लड़ पड़े, भिड़ पड़े, ठीक है। तो फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट। बहुत से लोगों को लगेगा कि अमेरिका की कॉलोनीज है, भारत का इससे क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि जब फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंड हुई, वो हुई खत्म ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल से, जहां पर लुइसबर्ग नॉर्थ अमेरिका में फ्रांस को वापस मिला और मद्रास अंग्रेजों को वापस मिला, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका में भी जो फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, वहां पर ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे से ऐसा इनसिक्योर हो गए थे कि उनको डर था कि ये एक हम ऑपोजिट पार्टी इंडिया में भी इनको चैलेंज ना कर दे। सो ये भी एक कारण बना भारत में एक दूसरे को लेकर इनसिक्योरिटी का, दैट ट्रिगर्ड फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, ठीक है। तो तीनों ही आंसर हैं, आंसर यहां पर ऑप्शन डी बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।